हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे इस सेशन में हमारी जो चर्चा होगी सीए में पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, और ये इंट्रो सेशन है। और इंट्रो सेशन में अधिकतर जो हम बातचीत आपसे करते हैं कि आपका कोर्स कंटेंट क्या है, और हमारे स्ट्रेटेजिकल इनपुट्स कुछ आपको देने की कोशिश करेंगे, ताकि किस तरीके से इस कोर्स को कवर अप हम करेंगे और किस तरीके से हम मेथोडोलॉजी या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे ताकि अच्छे अंकों के साथ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में हम पेपर को क्लियर कर सकें। तो डायरेक्टली अब पॉइंट पर आते, सबसे पहले बातचीत हमारी होगी कि कंटेंट्स हमारा क्या होगा। जो आपका पूरा पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 100 मार्क्स का, वो 4 यूनिट्स में डिवाइड करा गया है। सेक्शन ए का ताल्लुक है अकाउंटिंग बेसिक्स से, जिसका कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो 25% है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जिसको कि 40 मार्क्स अलॉट करे गए हैं। उसके बाद सेक्शन सी है जिसको कि 20%, और सेक्शन डी को 15% मार्क्स अलॉट करे गए हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब जहां तक सवाल है सेक्शन ए का, इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स हमने कवर अप करने हैं, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग, ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। और उसके अलावा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, जैसे कि कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, जिसके तहत आपको कुछ ट्रांजैक्शन दी होंगी और आपको उनको कैटेगराइज करना होगा कि ये कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की। इस तरह का 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अधिकतर देखने में आया है कि आता है। उसके अलावा डेप्रिसिएशन का टॉपिक है। डेप्रिसिएशन का टॉपिक इससे पहले के लेवल पे आपने करा हुआ है, लेकिन इस लेवल पे जब हम डेप्रिसिएशन करेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 के तहत करेंगे, AS6 के तहत नहीं करेंगे, क्योंकि AS6 जो है वो अब डिलीट हो चुका है। करेक्ट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी एक छोटा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा इस यूनिट के अंतर्गत, मैंने कहा ये यूनिट 25% की है, और इसके अंतर्गत बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर है। बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर आपने इससे पहले के लेवल पे करा हुआ है, लेकिन इस लेवल पे बिल ऑफ एक्सचेंज का जो चैप्टर है उसमें जो एकोमोडेशन ऑफ बिल्स का टॉपिक है उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर, ये कोई टफ टॉपिक्स नहीं है, ये इजी टॉपिक है। कंसाइनमेंट आपको मालूम है कि एक एग्रीमेंट होता है बेसिकली ओनर ऑफ गुड्स के दरमियान और एजेंट के दरमियान, जिसमें कि ओनर एजेंट को बोलता है कि आप इन गुड्स को बेचो अपने शहर में, अपनी सिटी में, मेरे बिहाफ पर, और इसके लिए मैं आपको कुछ कमीशन दूंगा। तो इसके तहत अकाउंटिंग पैटर्न जो अनफोल्ड होगा वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, वो इस चैप्टर का थीम है, जो कि हम देखेंगे। इसी तरह जॉइंट वेंचर, शॉर्ट पार्टनरशिप्स होती है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को या किसी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए, और जब वो टारगेट या प्रोजेक्ट अचीव हो जाता है तो ये पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। इसके अकाउंटिंग एस्पेक्ट की चर्चा जॉइंट वेंचर में होगी। और उसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम नाम का एक अहम चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके तहत बेसिकली 2 टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। अधिकतर बिजनेस यूनिट्स लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी लेती हैं कि अगर लॉस स्टॉक का हो जाए तो उसका मुआवजा हम इंश्योरेंस कंपनी से हासिल कर सके। इसी तरह लॉस ऑफ प्रॉफिट्स अगर हो जाए तो उसका मुआवजा या कंपनसेशन हम इंश्योरेंस कंपनी से हासिल कर सके। तो जब कोई कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजा मांगती है, कंपनसेशन मांगती है, उस कंपनसेशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये इस टॉपिक का थीम है। उसके अलावा अगली यूनिट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 40% है, काफी हैवी मार्क्स इसको अलॉट करे गए हैं, और इसमें काफी हैवी चैप्टर्स है, लॉन्ग चैप्टर्स हैं। एक तो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वही चैप्टर है जिससे पहले के लेवल पे आपने 11th में 12th में कई बार करा हुआ है, जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते थे। लेकिन इस लेवल पे इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट आपको नहीं बनानी होगी, बल्कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप प्रिपेयर करें बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स से रिलेटेड छोटे क्वेश्चन 4 मार्क्स के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, फिर है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबको मालूम है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट्स बनाते हैं, तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट किस तरीके से बनाता है, ये इस चैप्टर का कोर इश्यू है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बेसिक्स आपको पहले से मालूम है, तो थोड़ा सा हम हायर लेवल के क्वेश्चन इस लेवल पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में करेंगे। और उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसको कि तुम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हो। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत एक सिंगल ट्रेडर अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाएगा, ये इसका कोर इश्यू है, जिसकी चर्चा ऑफ कोर्स जब हम चैप्टर करेंगे तो तब करेंगे।
पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये तीनों टॉपिक आपने बहुत अच्छी और गहराई से करे हुए हैं क्लास 12 पे, लेकिन इस लेवल पे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे एडमिशन में से अधिकतर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और रिटायरमेंट कम डेथ से कंबाइंड क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर इजी है, इसमें इंसॉल्वेंसी का जो टॉपिक है उसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है जब दो फर्म आपस में मिल जाती हैं तो तब किस तरीके से अकाउंटिंग करी जाएगी। कन्वर्जन ऑफ सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी का मतलब है जब एक पार्टनरशिप फर्म ये डिसाइड करती है कि हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में तब्दील हो जाए। तो पहले तो एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्यों तब्दील होगी, उसके क्या एडवांटेजेस हैं। जाहिर है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को एक पार्टनरशिप फर्म की अपेक्षा कई एडवांटेजेस होती है और इसके तहत फिर अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी इसकी चर्चा ऑफ कोर्स इस चैप्टर के में हम करेंगे। और सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कभी कभी एक पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस किसी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को बेच देती है तो तब किस तरीके से अकाउंटिंग होगी उसकी चर्चा इस पर्टिकुलर चैप्टर में करी जाएगी। फिर जो सेक्शन सी है 20% की है, इसमें 3 चैप्टर्स हैं, तीनों बल्कि 3 क्या वैसे तो 5 चैप्टर्स हैं। एक तो है सेल बैलेंसिंग लेक्चर का, एक है रॉयल्टीज, एक है हायर परचेज, एक है ब्रांच अकाउंट और एक है डिपार्टमेंटल अकाउंट। ये सभी अच्छे चैप्टर्स है। सेल बैलेंसिंग लेजर्स एक लेटली डेवलप्ड फेनोमेना है जो आजकल फाइनेंशियल सेक्टर के एंटरप्राइजेस हैं जहां एक ही दिन में लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस होती हैं, वो आजकल सेल बैलेंसिंग लेजर सिस्टम को ज्यादा अडॉप्ट करती है क्योंकि ये ज्यादा फुल प्रूफ और एरर फ्री अकाउंटिंग सिस्टम है कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम के बजाय। और इसमें हम देखते हैं कि जो कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम होता है, जिस कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब जो सिस्टम हम नॉर्मली अडॉप्ट करते हैं उसमें हमें कई तरीके के अकाउंट्स, कई तरीके के लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, जबकि सेल बैलेंसिंग लेजर सिस्टम में हमें सिर्फ 3 तरह के लेजर्स मेंटेन करने पड़ते हैं। और किस तरीके से उन लेजर्स को मेंटेन करा जाएगा ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का थीम रहेगा। रॉयल्टी अकाउंट में हम देखेंगे कि कई बार जो ओनर्स होते हैं, जैसे मान लो मेरी एक लैंड है, मैंने उसको लीज पर किसी को दिया, करेक्ट, तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी। हायर परचेज ट्रांजैक्शन के तहत मैंने कोई एसेट आपसे खरीदा या किसी बिजनेस से खरीदा और मैंने अभी कुछ थोड़ा अमाउंट उनको इनिशियली दिया है और बैलेंस अमाउंट में उनको बाद में पे करूंगा। ये हायर परचेज सिस्टम है जो कि आजकल प्रेवलेंट है बहुत ज्यादा। और हायर परचेज सिस्टम के तहत किस तरह से अकाउंटिंग होगी वो ऑफ कोर्स हम चर्चा करेंगे। और ब्रांच अकाउंट में तकरीबन हमने 100 क्वेश्चंस कवर करे हैं, डिपार्टमेंटल में हमने 35 क्वेश्चंस करे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चैप्टर्स अहम भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत बड़े और वृहद भी हैं, करेक्ट। उसके अलावा सेक्शन डी है जिसमें ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं, हालांकि हमने लेक्चर्स दिए हुए हैं। इसमें बेसिकली एडवांटेजेस और कंप्यूटराइज सिस्टम पर क्वेश्चन आते हैं। और फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको करने होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 जिसका कि ताल्लुक डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड A7 का ताल्लुक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से है और कॉन्ट्रैक्ट से है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से। और AS9 का ताल्लुक रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन से। और फिर है AS10 क्योंकि AS6 काट दिया गया है, उसकी जगह अब AS10 आ गया है, बल्कि AS6 खत्म हो गया, वो AS10 के अंदर समा गया है। और AS10 को किसी जमाने में हम अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट कहते थे, लेकिन अब हम कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। तो ये टॉपिक्स आपको करने होंगे। आपने देखा कि बहुत ज्यादा आपके टॉपिक्स है और हमने एट लेंथ वाइडेस्ट पॉसिबल कवरेज इनकी दी हुई है। और उसके अलावा अब एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इससे पहले का जो एग्जाम पैटर्न होता था, पहले का मैंने इसलिए कहा क्योंकि पहले हम ऑफलाइन मोड में एग्जाम हुआ करते थे, ऑनलाइन नहीं होते थे, ऑफलाइन मोड होता था। आप सेंटर में जाते थे, पेन पेपर पेंसिल लेकर के एग्जामिनेशंस आप देते थे। तो पहले जो पेपर का पैटर्न था वो क्या था कि टोटल 8 क्वेश्चन आते थे। पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता था जिसका कि नेचर ऑब्जेक्टिव होता था और उसमें आपको कुछ MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस होते थे। तो कुल मिला के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता था और 25 मार्क्स का होता था। फिर बचे हुए 7 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते थे। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते थे, यानी कि लॉन्गर नेचर के क्वेश्चंस होते थे और प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता था। तो 75 मार्क्स का पोर्शन ये होता था, 75 और 25 100 हो जाते थे। लेकिन अब आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड होगा। पहले तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। नंबर 2, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो ये कि जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन मोड तो होगा, लेकिन आप घर से बैठ के नहीं देंगे, वो सेंटर बेस्ड ऑनलाइन होगा, यानी कि आपको सेंटर में जाना पड़ेगा जहां पर आप ऑनलाइन से पेपर देंगे। बिकॉज अब आप पेपर ऑनलाइन देंगे तो जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि 60% ऑब्जेक्टिव होगा और 40% आपका सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव जिसको आप बोलते हो ये पेपर होगा।
अब बहुत से बच्चों को दिमाग में ये बात भी आ जाती है कि जब 60% ऑब्जेक्टिव होगा तो हमें बहुत डीपली पढ़ने की क्या जरूरत है, हर चैप्टर के बस हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें, और ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि ये धारणा निहायत गलत है कि जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव करेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और आप बेटर तरीके से एग्जामिनेशन को फेयर करेंगे। नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पोर्शन ज्यादा है तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि अब तो आपको चैप्टर को और भी ज्यादा गहराई से, गहनता से और भी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नेचर के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। जब आप बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नेचर के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अलग से और एमसीक्यूज की कोई अलग से प्रिपरेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए इस धारणा को बिल्कुल आप ना बनाएं कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा मेरी आपको एडवाइस ये है कि जो मॉड्यूल का मतलब जो मटेरियल हम आपको दे रहे हैं और जो ट्यूटोरियल्स हम आपको दे रहे हैं, क्लासेस जो दे रहे हैं, आपने सिर्फ उनको करना है। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे मॉड्यूल में खुद देखेंगे कि जितने भी आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो तो हमने इंक्लूड करे हैं, जितने भी पास्ट क्वेश्चंस हैं वो भी हमने इंक्लूड करे हुए, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, और जितने भी आपके आरटीपीस में क्वेश्चंस हैं और जितने भी आपके मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो भी हमने इंक्लूड करे हैं। तो हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, एक कतरा भी हमने कुछ नहीं छोड़ा है। इसलिए आपको कुछ भी और किसी भी दूसरे मटेरियल को हंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए। मोर ओवर देखने में ये भी आया है कि मॉड्यूल में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी हैं, तो इसलिए मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप मॉड्यूल को बिल्कुल टच ना करें, सिर्फ जो हमने ट्यूटोरियल और मॉड्यूल आपको दिया है उसको अच्छी तरह करें। और जब आप उसको अच्छी तरह कर लेंगे आपको खुद महसूस होगा कि आपको किसी और चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपकी ड्यूटी फिर क्या है, जब एक बार हमारे दिए हुए मॉड्यूल को और ट्यूटोरियल्स को आप कर लेंगे तो आपने मॉक टेस्ट पेपर जो आपकी साइट पर अवेलेबल हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर जो आपकी साइट पर अवेलेबल है और पास्ट पेपर जो कि आपकी साइट पर अवेलेबल है, इसलिए 2 अटेम्प्ट के आप एटलीस्ट इनको अटेम्प्ट करें। तो ये फाइनल टचेस आप इस तरीके से देंगे। इस तरह आपकी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होगी और आप यकीन रखिए कि हम आपको एश्योरिटी दे सकते हैं कि यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। और आप हमारी फीडबैक्स भी जब देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि व्हाट वी आर सेइंग इट कैरीज वेट। अब कई बार बच्चे जैसे कि पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं जो अभी कुछ लम्हा पहले मैंने कहा, इज इट कंपलसरी टू डू द इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल। तो मेरा आंसर बेटा इस पर यही है कि आपको, पहले तो मेरा आंसर है नो, लेकिन क्यों? क्योंकि हमने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कवर करे तो अननेसेसरी डबल एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास के तहत चले और आई एम वेरी श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। अगर डाउट होगा तो क्या करेंगे? अब मुझे कहते हुए ये फख्र भी है, प्राइड भी है कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास है, 3000 स्टूडेंट्स के करीब, और उसके बावजूद भी मुझे शायद ही कभी कोई क्वेरी आती हो। लेकिन इसका मतलब यह है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको किसी भी तरह की क्वेरी फेस ना करनी पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आ जाती है तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप पे अपना नाम लिखेंगे और फोन नंबर जरूर लिखेंगे और उस साइट का नाम लिखेंगे जहां से आपने अपने हमारे कोर्स को परचेज करा है। अगर हमें लगता है कि फोन कॉल के थ्रू हमें इसका सॉल्यूशन करने की जरूरत है, हम आपको फोन करेंगे, अदरवाइज हम आपको एक्सप्लेनेटरी नोट जो कि हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज देंगे, आपके क्वेरी का सॉल्यूशन करेंगे। एक क्वेश्चन जो बहुत बार मुझसे पूछा जाता है, क्योंकि होता क्या है कि कई बार जो हमारा कोर्स होता है वो डिफरेंट साइट्स पर होता है। अब कई साइट्स कोई कोर्स को अलग प्राइस पर बेचती है, कोई साइट दूसरे प्राइस पर बेचती है, कोई साइट तीसरे प्राइस पर बेचती है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन बहुत बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते कि बहुत सी साइट जो कम प्राइस पर बेचती है अधिकतर वो हमारे पुराने कोर्स को लीड कर रही है और फिर उसमें कुछ छुपी हुई कंडीशंस होती हैं जो बच्चों को बताई नहीं जाती। तो मेरी आपसे एडवाइस ये है कि जो मेरा जेन्युइन लेटेस्ट अपडेटेड रिवाइज्ड कोर्स है वो आप इस पर्टिकुलर साइट से खरीदेंगे, www.cdclasses.com से, करेक्ट। तो जो मेरा लेटेस्ट जेन्युइन क्लासेस है वो खुद मैं यहां पर आके बोल रहा हूं कि आपको www.cdclasses.com से खरीदना है। तो ये है आपका CD क्लासेस, ये मैंने शुरू के फ्रंट में भी लिखा हुआ है www.cd क्लासेस। तो ये जो इंट्रो सेशन है बेसिकली इस पे हमारा मकसद यही होता है कि हम आपको आपके कंटेंट से अवगत कराएं, थोड़ा सा ये बताएं कि हमें किस तरह से मूव करना है और कुछ एक क्वेरीज जो हमारे अंदर होती है उसका हम निवारण करने की कोशिश करते हैं। जाहिर है कि जब हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे तो फिर किसी पर्टिकुलर चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो इन शब्दों के साथ अब मैं फिर अपने शब्दों को भी विराम देता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी।